हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल डॉक्टर एएन क्लासेस। आज की वीडियो उत्तर प्रदेश पुलिस प्रैक्टिस सेट के तहत प्रैक्टिस सेट नंबर 14 है। यह वीडियो केवल उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए ही नहीं बल्कि जिनमें भी जीके जीएस के क्वेश्चन आते हैं उन सभी ऑल वनडे एग्ज़ाम के लिए क्या होगी, लाभदायक होगी। ये सभी क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें और नोट्स बनाएं, जिससे कि और समय समय पर रिवीजन करते रहें, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में बैठने के बाद आप अधिक से अधिक नंबर स्कोर कर सकें। तो आइए बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि जिस वायसराय को ऐतिहासिक स्मारकों के जीर्णोद्धार में गहरी दिलचस्पी थी वह कौन था? बेवेल था, रिटन था, रिपन था या कर्जन था? तो कौन सा था? वो था कर्जन। कौन था? कर्जन था। कर्जन के समय ये तो इसका क्या समझ में आ गया कि इसे ऐतिहासिक स्मारकों से क्या था, बेहद लगाव था। यानी कि जो भी स्मारक हैं वो जीर्ण अवस्था में यानी टूटे फूटे अवस्था में पड़े हैं तो उनको क्या करना, सुरक्षित कराना, सही कराना। उसके बाद कर्जन के समय क्या क्या काम हुआ वो भी देख लेते हैं। तो कर्जन के समय 1905 में, कब? 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। किसके समय पर? कर्जन के समय पर। बंगाल का विभाजन किसके समय पर हो गया? कर्जन के समय पर। उसके बाद देखिए रिपन आ गया। उसके बाद रिपन को देखिए, रिपन 1881-82 में प्रथम सफल जनगणना इसी के समय पर हुआ। प्रथम सफल जनगणना किस समय पर? रिपन के समय पर। इसी ने ही स्थानीय स्वशासन का विकेंद्रीकरण भी किया। विकेंद्रीकरण किसके समय पर हुआ? रिपन के समय पर। अब आइए लीटन को देखिए, लॉर्ड लीटन। लीटन को अगर देखोगे तो लीटन के समय पर ही 1877 में प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ। प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ। और टोटल दिल्ली दरबार का आयोजन कितनी बार हुआ? तो हुआ 3 बार। कितनी बार? ये तो फर्स्ट हो गया। टोटल कितने हुए दिल्ली दरबार? 3 बार। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। सेकेंड कब हुआ? तो 1903 में। कब हुआ? 1903 में। तृतीय कब हुआ? तृतीय दिल्ली दरबार? तृतीय दिल्ली दरबार हुआ 1911 में। 1911 में। प्रथम दिल्ली दरबार 1877, द्वितीय 1903, तृतीय 1911। इसके बाद ये 1877 इसके जो प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन हो उसके 1 साल बाद यानी कब? 1878 में कौन सा एक्ट आया? बर्नाकुलर प्रेस एक्ट आ गया इसी के समय में। अब बढ़िए अगले क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आ रही तो वीडियो को क्या करें, धड़ाधड़ लाइक ठोकिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। कर्जन ने पुलिस प्रशासन की कार्य प्रणाली की जांच करने हेतु निम्नलिखित में से किस आयोग की नियुक्ति की थी? तो आया था 1902 में। देखिए 1902 में एक आया फ्रेजर आयोग। ये कब आया था? 1902 में। ये किसके लिए आया था? पुलिस कार्य प्रणाली की जांच करने के लिए। पुलिस कार्य प्रणाली की जांच करने हेतु। उसके बाद देखिए हंटर आयोग टोटल 2 एक हंटर आयोग है और कौन सी एक है? हंटर समिति है। हंटर समिति। तो हंटर आयोग कब हुआ? ये आया 1882 में। और हंटर समिति कब आई? 1919 में। हंटर आयोग किसके लिए आया था? तो ये आया था शिक्षा में सुधार की जांच करने के लिए। शिक्षा में सुधार की जांच के लिए आया था। और 1919 में कौन आया था? हंटर समिति आई थी। ये किसके लिए आई थी? तो ये आई थी जालियांवाला बाग
जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए, हत्याकांड की जांच करने के लिए। जालियांवाला बाग, अब यहाँ समझ में आया। हंटर आयोग कब आया? 1882 में। और हंटर समिति 1919 में। हंटर आयोग जो था शिक्षा में सुधार की जांच करने के लिए था, जबकि हंटर समिति जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए आया था। और फ्रेजर आयोग समझ गए किसके लिए आया था? ये पुलिस कार्य प्रणाली की जांच करने के लिए आया था। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? पहला हो जाएगा। अब देखिए, मैकडोनाल्ड एक समिति थी, कौन सी? मैकडोनाल्ड आयोग। मैकडोनाल्ड आयोग कब आया? ये आया 1900 से 1901 में। ये किसके लिए आया था? ये अकाल की जांच करने के लिए आया था, अकाल की जांच के लिए आया था। उसके बाद देखिए, कर्जन द्वारा एक और काम किया गया 1901 में ही। कर्जन ने एक और काम किया था 1901 में, रेलवे सुधार आयोग लाया था। रेलवे सुधार आयोग कब आया? 1901 में। बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 दे रहा है कि किस स्वतंत्रता सेनानी को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है? तो भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अब ये देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल 1928 में 1928 में बरदौली सत्याग्रह आंदोलन में क्या थे? सम्मिलित थे। और इनका जो सरदार की उपाधि है 1928 में ही बारदौली की महिलाओं ने इन्हें क्या दी? सरदार की उपाधि दी। सरदार की उपाधि दी थी। लाल बहादुर शास्त्री कौन थे? तो लाल बहादुर शास्त्री फर्स्ट ऐसे पीएम थे जिनकी मृत्यु कहाँ हुई? विदेश में हुई। और इनकी मृत्यु हुई कब? तो इनकी मृत्यु हुई थी 11 जनवरी 1966 में। और कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी ताशकंद में। ताशकंद किस देश में है? तो ये है उज्बेकिस्तान की राजधानी। बेकिस्तान की क्या है? राजधानी है। जवाहरलाल नेहरू को क्या कहते हैं हम लोग? तो इन्हें चाचा की उपाधि मिली है। और महात्मा गांधी को बापू के नाम से जानते हैं। महात्मा गांधी को किसके नाम से जानते हैं? बापू के नाम से जानते हैं। बढ़िया, अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किसने एक नीति तैयार की जिसे व्यपगत का सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा है? व्यपगत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का सिद्धांत किसके समय पर लाया था? तो ये था डलहौजी। कौन? डलहौजी का शासनकाल यानी गवर्नर जनरल कब तक था? 1848 से लेके कब तक? 1856 तक। क्या था ये? गवर्नर जनरल था। इसने कुछ काम अच्छे भी किए, जिसे 1850 में इसी के समय प्रथम तार सेवा स्टार्ट की गई। इसी तार सेवा को भी क्या हम लोग बोलते हैं? इस तार सेवा को ही हम लोग बोल देते हैं टेलीग्राम लाइन। इसने जो व्यपगत का सिद्धांत है, या क्या बोलते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का सिद्धांत बोलते हैं, वो क्या था? जिस भी राजा के या रानी के पुत्र नहीं होते थे, यानी कि उनके क्या उत्तराधिकारी नहीं होते थे, उन्हें क्या करता था? अपने अंदर मिला लेते थे अंग्रेज लोग। वो कौन था? डलहौजी था।
और डलहौजी ने किस किस की तो कोई सिद्धांत के अंतर्गत हड़पा, तो देखिए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अनुसार इसने किसको किसको हड़पा। देखिए 1848 में अगर मैं सबसे पहले देखूं तो 1848 में हड़पा किसको, सतारा को हड़पा। फिर 1849 में इसने 1849 में संभलपुर और सतारा को हड़पा, कुछ भाग उसका बच गया था। उसके बाद 1853 आते आते झांसी को हड़प लिया और नागपुर को कब हड़प लिया, 1 साल बाद 1854 में। अब देखिए कुछ और विकल्प इनको देख लेते हैं। कैनिंग कौन था, ते प्रथम वायसराय था, प्रथम वायसराय। विलियम बेंटिक कौन था, ते भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष बंगाल की द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया। अब द्वैध शासन जो प्रणाली है, सबसे पहले तो इसको पकड़िए। द्वैध शासन प्रणाली समाप्त करने से पहले सबसे पहले देखिए कि स्टार्ट किसने किया। तो स्टार्ट हुई थी कब, 1765 में। स्टार्ट किसने किया, तो स्टार्ट किया था रॉबर्ट क्लाइव ने स्टार्ट कर दिया। अब बात आती है कि ये स्टॉप किसने किया, तो स्टॉप होती है ये कब, स्टॉप होती है 1772 में। किसके द्वारा, तो वारेन हेस्टिंग इसे क्या करता है, समाप्त कर देता है। तब विकल्प में यही पूछ रहा है कि कब समाप्त हुआ था, तो ये हुआ था 1872 में समाप्त हो गया। अब देखिए कुछ और विकल्प है, जैसे 1765 अगर विकल्प में है तो इसको देख लेते हैं। 1765 में क्या हुआ, इलाहाबाद की संधि होती है। 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है। और इलाहाबाद की संधि कब कब होती है, 2 बार होती है, 2 बार। जो फर्स्ट है कब हुई, 12 अगस्त को, और द्वितीय कब हुई, 16 अगस्त को। जो 12 अगस्त को संधि हुई किसके किसके बीच हुई, तो ये हुई अंग्रेज के बीच, एक तो अंग्रेज रहेंगे ही, और दूसरा कौन होगा, अंग्रेजों एवं मुगलों के बीच 12 अगस्त को। और दूसरी जो 16 अगस्त को होती है, अंग्रेज तो इसमें रहेंगे ही, अंग्रेज प्लस अवध के बीच में। अब देखिए ये हो गया। अब आती है 1757 में, देखिए यहाँ पर 1757 में कौन सा युद्ध होता है, प्लासी का युद्ध होता है। प्लासी का युद्ध कौन किसके किसके मध्य लड़ा गया, तो प्लासी का युद्ध में एक तरफ था रॉबर्ट क्लाइव और दूसरी तरफ कौन था, बंगाल का नवाब। नवाब में कौन, सिराजुद्दौला, कौन, सिराजुद्दौला। तो रॉबर्ट क्लाइव क्या होता है, जीतता है, जीत गया, और नवाब, बंगाल का नवाब क्या हो गया, हार गया। तो यहीं से जीता और रॉबर्ट क्लाइव यहीं से क्या बनता है, बंगाल का प्रथम बंगाल का प्रथम गवर्नर बन जाता है। देखिए हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आ रही है तो क्या करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने अपने कम से कम एक फ्रेंड सर्कल में क्या करिए, शेयर कर दीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, फारसी में लिखी गई पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथिस्ट्स, यहाँ छूट गया है देखो, गिफ्ट टू मोनोथिस्टस के लेखक कौन है, जिसमें अनेकेश्वरवाद की निंदा की गई है। तो ये कौन लिखे हैं, ये है राजा राम मोहन राय की। अब देखिए अब जो विकल्प दूसरे बचे उनको भी देख लेते हैं। जैसे स्वामी विवेकानंद का देखोगे
तो इन्होंने लिखा है राजयोग, कर्मयोग। और स्वामी श्रद्धानंद ने, तो स्वामी श्रद्धानंद ने कौन से संगठन की स्थापना किया था? तो इन्होंने किया था हिंदू संगठन का। और बुक क्या लिखे थे? तो इन्होंने लिखा था सेवियर ऑफ द डाइंग रेस, ऑफ द डाइंग रेस। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या लिखा? तो इन्होंने लिखा था सत्यार्थ, सत्यार्थ प्रकाश। बढ़िया अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, विधवा पुनर्विवाह संघ 1861 के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है महादेव गोविंद रनाडे को। किसे जाना जाता है? महादेव गोविंद रनाडे को। इन्हें महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है, महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। इन्होंने स्थापना किया पूना सार्वजनिक सभा का भी, सार्वजनिक सभा की स्थापना इन्होंने किया था। इन्होंने, और देखिए आत्मरंग पांडुरंग ने, इन्होंने 1867 में किसकी स्थापना की है? प्रार्थना समाज की स्थापना की है। और इसमें महादेव गोविंद रनाडे बहुत अच्छी मात्रा में क्या किए थे? हेल्प किए थे। उसके बाद देखिए, अगर विधवा पुनर्विवाह के संस्थापक के रूप में अगर पूछे तो महादेव गोविंद रनाडे को बोला जाएगा। कब बुलाए? 1861 में। लेकिन अगर आपसे पूछे कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब आया, तो ये आया था 1856 में। किसके समय? तो इसके समय था कैनिंग। कौन था? कैनिंग के। और किसके सिफारिश पर? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सिफारिश पर, कैनिंग के समय पर कौन सा आया? 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया। लेकिन संस्थापक पूछेंगे तो 1861 में आया। किसके समय पर? महादेव गोविंद रनाडे के समय पर। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन पर राज्यसभा का विशेष अधिकारों को परिभाषित करती है? तो सबसे पहले देखेंगे कि इस जो अखिल भारतीय सेवा है, इसकी स्थापना सबसे पहले कैसे की हुई? तो सबसे पहले आता है ली आयोग। कौन सा आयोग? ली आयोग। कब आया? ली आयोग की सिफारिश पर, सिफारिश कब करता है? 1926 में। किसकी स्थापना की गई? तो की गई केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। ली आयोग की सिफारिश पर किसकी स्थापना की गई? केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना। फिर आगे बढ़ने पर इसे 1935 आते आते क्या नाम दे दिया गया? संघ लोक सेवा आयोग नाम दे दिया गया। अब इसमें देख लीजिए 332 किसके लिए है? पहली बात तो यहाँ जगह कम हो गई है, इसलिए संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना किसमें मिल गई आपको? ये मिल गई 312 में। और 332 देख लीजिए, 332 संबंधित है विधानसभा में एससी एंड एसटी के आरक्षण से संबंधित है। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संघ और राज्यों के लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान करता है? तो इसमें देख लीजिए 317, ये किससे संबंधित है? 315 से संबंधित है। प्रावधान अगर पूछते तो
उसके बाद जो विकल्प शेष बचे हैं उनको भी देखिए। 316 किससे संबंधित है? तो नियुक्ति से संबंधित है, नियुक्ति से संबंधित है। 318 किसमें संबंधित है? तो कर्मचारियों के कर्मचारियों में सदस्यों की सेवा शर्तों के संबंध में कानून बनाने से संबंधित है। 317 लोक सेवा आयोग के सदस्यों को पद से हटाने से संबंधित है। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सी समिति भारत में चुनाव सुधारों से संबंधित है? तो चुनाव सुधार से संबंधित कौन सी है? इंद्रजीत गुप्ता वाली समिति। ये किससे संबंधित है? ये चुनाव सुधार से है, चुनाव सुधार से। कोठारी समिति किससे संबंधित है? तो ये शिक्षा सुधार से संबंधित है। किससे संबंधित है? शिक्षा सुधार से। बलवंत राय मेहता किस संबंधित है? तो ये पंचायत राज से। किससे है? पंचायत राज से संबंधित है, पंचायत राज सुधार से संबंधित है। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है? तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा 338। और जो शेष विकल्प है उनको भी देख लेते हैं। 343 किससे संबंधित है? ये संघ की राजभाषा से संबंधित है, संघ की राजभाषा से संबंधित है। अब देखिए आपका बच गया 347। ये किसी राज्य या समुदाय की भाषा से संबंधित है, समुदाय की भाषा से संबंधित है। 350 किससे संबंधित है? तो ये व्यथा निवारण की भाषा से संबंधित है, व्यथा निवारण की भाषा से संबंधित है। इसी में अनुच्छेद 338 क जो है वो अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित है। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। 2019 में आम चुनाव के लिए लोकसभा अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित की थी? तो ये आर्टिकल 330 में दिया गया है कि जो एससी और एसटी हैं, एससी के लिए कितनी सीटें? 84, और एसटी के लिए कितने? 47। तो यहाँ करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? विकल्प संख्या 4। और कितने सही हो जाएंगे? तो 47 सीटें आरक्षित की गई थी। अब अगला विकल्प हो जाता है, अगला क्वेश्चन होता है अंचार झील। कौन सी झील? अंचार झील। अंचार झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में। और अगर झीलों की बात करें तो डल झील, बुलर झील, ये सभी कहाँ स्थित हैं? जम्मू कश्मीर में स्थित हैं। निम्नलिखित में से उत्तराखंड का पहला गुरुत्वाकर्षण बांध कौन सा है? तो पहला उत्तराखंड का गुरुत्वाकर्षण बांध कौन सा हो जाएगा? सौंग बांध। और ये किस नदी पर है? तो ये सौंग नदी पर है। नदी भी कौन सी है? सौंग नदी। अगर भारत का पूछ दे कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो आप कौन सा बताओगे? टिहरी बांध। टिहरी बांध किस नदी पर है? तो ये टिहरी नदी पर है। किस नदी पर है? टिहरी नदी पर है। और सॉरी, टिहरी नदी नहीं, टिहरी जिले में है। और कौन सी नदी है? तो इसके लिए नदी हो जाती है भागीरथी नदी। सॉरी, ये टिहरी नदी न होकर के टिहरी जिला है। और नदी कौन सी हो गई? भागीरथी नदी हो गई। विकल्प आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 15, उत्तर प्रदेश भारत के कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ सीमा साझा करता है? तो राज्य में अगर देखेंगे तो राज्य में सबसे पहले ऊपर से देखिए उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उसके बाद मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान,
बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड। ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 क्या हो गए? ये राज्य हो गए। और कुछ यूटी भी हैं। यूटी कौन सा है? एक दिल्ली है। तो टोटल 8 + 1 कितने हो जाएंगे? 8 + 1 यानी कि 9 हो जाएंगे। यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य 8 राज्य और एक यूनियन टेरिटरी दिल्ली से क्या करता है? सीमा साझा करता है। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16। वर्ष के किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे अधिक दूरी पर, जिसे ऑफशोर भी कहा जाता है? तो अब यहाँ देखिए दो चीजें हैं। पृथ्वी सूर्य से एक बार अधिक दूरी पर और एक बार क्या करेगी? न्यूनतम दूरी पर। जब अधिकतम दूरी पर रहेगी, तो इसे क्या कहते हैं? अधिकतम दूरी रहेगी तो अपसौर कहते हैं। अधिक दूर रहेगा तो क्या करेंगे? अपसौर। और न्यूनतम दूरी, सबसे कम दूरी रही तो उपसौर कहते हैं। अब ओकरी बात देखा जाए, जो यही के अंग्रेजी में कई बार पूछ देला। तो जब दूरी अधिका हो जाएगी, तो ओकर का बोल जाला? एपीहेलियन। क्या बोलते हैं? एपीहेलियन। और नजदीकी हो जाए तो उसी का उपसौर को ही क्या बोलते हैं? पेरीहेलियन। क्या बोलते हैं? पेरीहेलियन। CLION, पेरीहेलियन। अब कोई दिन भी होता होगा तो अपसौर की स्थिति कब आती है? अपसौर की स्थिति आती है 4 जुलाई को। और उपसौर की स्थिति कब आती है? तो ये आती है 3 जनवरी को। आशा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको काफ़ी पसंद आ रही होगी। तो हमारे वीडियो को क्या करें? लाइक करें, शेयर करें, और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17। रामसर सम्मेलन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का आर्द्र भूमि दिवस है? विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 2 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। आर्द्र भूमि दिवस। आर्द्र भूमि का मतलब क्या होता है? एक तरफ पूरा पानी भरा रहेगा, ये पूरा क्या रहेगा? पानी रहेगा, यानी दलदल भूमि। पहले पानी बड़ी मात्रा में रहेगा, वहाँ पर फिर पानी कम होने की वजह से कुछ घास फूस जमने लगेंगे, और ये इसमें जंगल भी होते हैं लेकिन झाड़ियाँ मुश्किल से हो जाती हैं। तो ये पानी का एरिया है और ये जो दलदल एरिया है, इसी को ही क्या कहते हैं हम लोग? इसे ही हम आर्द्र भूमि कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्द्र भूमि। ये सभी एक तरह का क्या है? दलदल है। और अगर पूछ ले कि भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है, तो सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा है। सुंदरबन ये कहाँ है? ये है पश्चिम बंगाल में। कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। अगर ये रामसर सम्मेलन के बारे में देखें तो ये 1971 में यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आर्द्र सम्मेलन मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय आर्द्र सम्मेलन मनाया जाता है। बढ़िया अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व का वह एकमात्र देश कौन सा है जहां पर बाघ और शेर दोनों पाए जाते हैं? तो कौन सा है? भारत है। भारत में शेर और बाघ दोनों पाए जाते हैं। शेर सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो गिर नेशनल पार्क में। गिर नेशनल पार्क है कहाँ? तो ये है गुजरात में। बाघ सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो बाघ पाए जाते हैं एमपी में। कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। अब तक अगर पूछ ले कि कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं,
भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो टाइगर रिजर्व कुल कितने हैं? 54 हैं। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से म्यांमार की मुख्य धर्म कौन सी है? तो म्यांमार का मुख्य धर्म कौन सा है? तो ये हैं बौद्धिस्ट लोग, बुद्ध धर्म को मानने वाले हैं। अगर पूछ ले कि भारत का कौन सा मुख्य धर्म है, तो भारत में कोई भी भारत का कोई भी धर्म नहीं है, यानी धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत कैसा है? धर्मनिरपेक्ष देश है, कोई इसका धर्म नहीं है। जैसे अगर भूटान को मान लो, तो भूटान भी किस धर्म को मानता है? भूटान को बौद्ध धर्म को ही मानते हैं। अगर जैन धर्म को, अगर इस्लाम को मान लो, तो पाकिस्तान किसको मानता है? इस्लाम को धर्म अपना वो स्थापित कर चुका है। अगर भारत को बोले, कुछ लोग बोले हैं कि हिंदू धर्म है, नहीं। दुनिया में मात्र एक ऐसा देश कौन सा है हिंदू धर्म को मानने वाला? तो वो नेपाल है। नेपाल में कौन सा धर्म मानते हैं? हिंदू धर्म मानते हैं। आशा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आ रही हो। अगर पसंद आ रही हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में लिखें। आपके सवाल को इसी नेक्स्ट वीडियो में बना दिया जाएगा, नहीं तो आपका जो छोटा सवाल रहेगा तो उसी कमेंट सेक्शन में उत्तर मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। धन्यवाद।